हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट विज्ञान हो जाता है यानी कि साइंस हो जाता है, उसके राजन सीरीज़ के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ना, उनको कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का एक पार्ट इसका आ चुका है जो आप लोग उसको देख सकते हैं। हालांकि जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उनके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच ही जाता है। ठीक है, ये आपका कैसा पार्ट हो जाता है? तो सेकंड पार्ट हो जाता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। सो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को स्किप करके नहीं देखा जाता है ना। तो भाई, सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बाकी आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना। तो आज के सीरीज़ का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन वाहक होता है कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है, रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं, और बात दोनों होते हैं, कोई नहीं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम ज़रूर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में गलतियां होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, यानी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कैसे? और बा है, बस नज़र यहीं पे टिक जाती है कि यही सही होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात दोनों सही हैं, वो सही हो, या उपयुक्त सभी सही हो, वो सही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पर आप ज़्यादा टाइम देकर उनको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। तो ऑक्सीजन वाहक होता है कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। और अगर हम बात कर लें, हीमोग्लोबिन जो हमारा जो ब्लड होता है ना, वो रेड कलर का होता है ना। तो जो रेड कलर होता है वो किस वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा ब्लड है वो कैसा होता है? तो रेड होता है ना। क्लियर हो गई ना बात? तो यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका सेकंड जो क्वेश्चन हो जाता है आज की सीरीज़ का। वैसे सीरीज़ के अकॉर्डिंग तो आपका 32 है, लेकिन सीरीज़ के अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाता है, निम्न में से पोटेशियम का संकेतक है। तो पोटेशियम का कौन हो जाता है? Na हो जाता है, Pb हो जाता है, K हो जाता है, या Cu हो जाता है। तो पोटेशियम का जो संकेतक हो जाता है वो आपका K हो जाता है। और इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है। तो अम्ल जो आपका हो जाता है, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल, तो हम चारों ऑप्शनों को पहले देख लेते हैं, है ना। नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन से हैं? तो इसमें आपका नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर हम इसकी बात करें तो जो नाइट्रिक अम्ल हो जाता है तो HNO3 हो जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है? 2SO4 हो जाता है, यानी H2SO4 हो जाता है। ठीक है ना। H2SO4 हो जाता है। ये किसका है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाता है। और आपका नाइट्रिक अम्ल हो जाता है तो HNO3 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया ना। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? तो इसको आप देखिए, ट्रिक बहुत अच्छी है, इसको मिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मिक से आप इसको याद रखेंगे। तो मिक, देखिए आप, हमने आंसर पहले ही बता दिया। तो ऑप्शन क्या, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाता है। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, उसमें बहुत सारे लोग यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो किस में हो गई थी? तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी उसकी वजह से। अगर हम बात कर लें इसकी डेट की, अगर हम बात कर लेते हैं तो कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1984 की ये बात है। और यानी 2-3 आप कह सकते हो, 2 दिसंबर 3 दिसंबर, यानी रात्रि में हुई थी ना। तो 12 बजे के बाद तो डेट चेंज हो जाती है। तो अगर 2 दिसंबर है कहीं पे तो आप 2 दिसंबर पे टिक करेंगे, 2-3 है तो 2-3 पे आप टिक करेंगे, क्योंकि रात्रि में ये घटना घटी थी। उसके बाद है क्वेश्चन, ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाता है, या ओजोन परत हो जाता है, या अम्ल वर्षा हो जाती है, या कोई नहीं। तो इसमें जो ताजमहल दिन प्रतिदिन भद्दा हो रहा है, क्योंकि वो देखिए वाइट सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन वो देखिए अब अगर आप देखेंगे ना तो उसमें पीलापन आ गया है। वो किस वजह से आया है? तो अम्ल वर्षा की वजह से आया है, और वायु प्रदूषण की वजह से भी आया है। जितना वायु प्रदूषण हो रहा है इसकी वजह से क्या है, ताजमहल का भी जो रंग है वो भद्दा पड़ रहा है।
तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अम्ल वर्षा, और कहीं पे अगर वायु प्रदूषण आता है, अम्ल वर्षा नहीं है तो आप इस पर टिक करेंगे। अगर अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण साथ में है तो आप उस पर टिक करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूज करते हैं जब तक वो हम क्लियर नहीं कर लेते, और हर एक क्वेश्चन को क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो जाता है, ग्रीन हाउस गैस है कौन सी है? मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड है, ठीक है ना, या क्लोरीन है, या हाइड्रोजन है। तो अब कौन सा सही है? तो आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, उससे आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या है? मीना का जलवा कल। तो मीना से क्या हो जाता है? मीना से हो जाता है मेथेन या मीथेन, और ना से क्या हो जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाता है? मीथेन या मीथेन, आप मेथेन भी कह सकते हैं, मीथेन भी कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, और एक हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो मीना हो गया, ठीक है। कहाँ से आपका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जलवा से क्या हो जाएगा? जलवा से क्या हो जाएगा? तो जलवा से हो जाएगा जलवाष्प, और ओजोन हो जाएगा, और का से हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी मीना का जलवा कल। तो इसमें देखिए मेथेन भी है यानी मी से, और आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी का है, और नाइट्रस ऑक्साइड यानी ना है। तो यानी मीना का जलवा आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से इन गैसों को अलग कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है ना? आप लोग भाई लाइक सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन है, उत्पादक हैं। उत्पादक का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर जो उत्पाद करते हैं, ठीक है ना। तो जो यानी कि सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भाई ये सूर्य है, ठीक है ना। अब इसके प्रकाश में क्या आप जो मनुष्य हो, क्या अपना भोजन स्वयं बना पाते हो? नहीं बना पाते हो, आप किसी और पे निर्भर रहते हो ना। तो आप क्या हो? आप उत्पादक नहीं हो, आप क्या हो गए? आप उपभोक्ता हो गए। क्यों? क्योंकि आप सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट भोजन नहीं बना पा रहे हैं, बल्कि आप क्या कर रहे हो? दूसरों की हेल्प लेकर आप भोजन का निर्माण कर पा रहे हो। लेकिन जो हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? यानी वो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। जैसे कवक हो जाता है, शैवाल, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं, वो भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और आपका जो हरे पेड़ पौधे हैं वो भी अपना भोजन प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हरे पौधे हो जाएगा। ये मतलब घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, लेकिन आपको पता है कि उत्पादक होते क्या हैं, और कितना भी घुमा के पूछ लें आप उसको कर ले जाओगे। द्वितीय उपभोक्ता, यानी द्वितीय उपभोक्ता में कौन आता है? आप ये बताएं। तो द्वितीय उपभोक्ता वो हो जाता है, देखिए उत्पादक तो हो गए आपके, क्या हो गए? जो उत्पादक है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। जब आपको उत्पादक के बारे में पता होगा, पौधे, कहीं पे पौधे लिखा होगा, कहीं पे पेड़ पौधे लिखा होगा, कहीं पे लिखा होगा हरे पौधे, इस तरह से कुछ भी लिखा हो, लेकिन उत्पादक। अब उपभोक्ता में कौन हो जाता है? उपभोक्ता। तो इसमें कौन आता है? तो यानी इसमें क्या होता है? प्राथमिक भी होता है, द्वितीय भी होता है, तृतीय भी होता है। यानी जो हरे पेड़ पौधों को खाता है, फिर उसको कोई और खाता है। मान लीजिए बकरी है ना, कीट पतंगे हैं, क्योंकि कई तरह से क्या बनता है? ये सर्किल बनता है। तो जो क्या होता है? तो इनको जो खाता है ना, तो वो क्या होता है? वो द्वितीय उपभोक्ता होता है। भाई किसी ने हरे पेड़ पौधों को खाया, फिर किसी ने उनको खाया जिन्होंने हरे पेड़ पौधों को खाया। तो प्राथमिक वो हुए जो पेड़ पौधों को खा रहे हैं, द्वितीय वो हैं जो पेड़ पौधों को खा रहे हैं, उनको खा रहे हैं। तो इस तरह से तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मेढक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, जैसे पेड़ पौधों को कीट पतंगे खा रहे हैं, कीट पतंगों को मेढक खा रहे हैं, फिर उसके बाद मेढक को उससे बड़े जीव जंतु खा रहे हैं। तो इस तरह से ये एक क्रम बनता चला जाता है। इस पर हमने डिटेल में क्लासेस ली हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको डिटेल में चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? जो सीरीज़ है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, फिर भी इतना ज़रूर कि आप लोग से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो छूटे ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, कोशिका, ऊतक, अंग, सभी क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक।
जिसको आप क्या कह सकते हैं, टिश्यू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो टिश्यू भी आप कह सकते हैं, यानी इसको इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है। ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर है या ओम है या मीटर है या कोई नहीं, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ओम देखिए कुछ इस तरह से होता है। ठीक है ना। तो इसमें प्रतिरोध का मात्रक इसका नाम जो है जॉर्ज ओम के नाम पर रखा गया था, क्योंकि ज़्यादातर क्या जिसने आविष्कार किया उसी के नाम पे चीज़ें रखी गई, इस तरह से ऐसे हो जाता है। तो यानी इसका क्या हुआ कि जॉर्ज ओम के नाम पर रखा गया, और इसको ग्रीक अक्षर ओमेगा, यानी ये जो है वो ग्रीक अक्षर ओमेगा से दर्शाया जाता है। ये क्या है, तो ओमेगा हो जाता है। कॉपर का अयस्क है क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट सभी हो जाते हैं। तो इसमें कॉपर का जो अयस्क हो जाता है वो आपका हो जाता है सभी। ओजोन परत के क्षरण से होता है, तो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन, उपर्युक्त सभी। तो ओजोन परत के क्षरण से क्या होता है, तो उपर्युक्त सभी चीज़ें, यानी त्वचा कैंसर भी हो जाता है, मोतियाबिंद भी हो जाता है, उत्परिवर्तन भी हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, तो जो द ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाता है, तो राइट हो जाता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पराबैंगनी किरणों को रोकती है, कौन रोकता है, तो ओजोन परत रोकती है। ग्रीन हाउस गैसों की परत, या आ और बा दोनों सही हैं, या इसमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है ना, तो जो पराबैंगनी किरणें हैं तो उसको रोकती है ओजोन परत। अगर हम बात कर लेते हैं ओजोन परत क्या है, तो वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से कितना, तो 16 से 23, कितना, तो 1623 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ठीक है। और आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे हमने टिक तो कर दिया है शायद, हाँ ओजोन परत है ना, ये जो आपका ऑप्शन है ना वही आपका राइट है। कहीं पे कोई डाउट कन्फ्यूज़न हुआ करे ना तो आप लोग ना कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि कहीं पे कन्फ्यूज़न होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कन्फ्यूज़न। किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, तो एल के, Zn के, Pb के, सभी के। तो एल यानी एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Pb लेड और सभी। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। और विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन है, तो वोल्टामीटर हो जाता है, आमीटर हो जाता है, आ तथा बा दोनों हो जाता है, और कोई नहीं। तो इसमें आपका क्या हो जाता है, आमीटर हो जाता है। ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया ना, कोई डाउट और कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना, और डाउट और कन्फ्यूज़न होनी भी नहीं चाहिए। विभवांतर मापने का यंत्र क्या है, तो वोल्टामीटर या आमीटर या आ और बा दोनों, या कोई नहीं। तो विभवांतर जो है वो मापने का यंत्र वोल्टामीटर हो जाता है। क्या हो जाता है, तो वोल्टामीटर हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण सभी। तो अम्ल वर्षा जो है वो क्या हो जाता है कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण हो जाता है वायु प्रदूषण, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है, यानी राइट हो जाता है। और फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, और जैसा कि हम आप लोगों से क्लास में क्वेश्चन करते हैं, तो आपको आज एक क्वेश्चन बताना है कि जो विटामिन डी है वो हमें सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, क्योंकि कल भी हमने विटामिन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप लोगों से किया था, और आज भी हम विटामिन से ही रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। इस तरह से हम 1 से 2 क्वेश्चन मतलब हर क्लास में करते रहेंगे, जिससे आपकी चीज़ें क्या होंगी, मजबूत हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने कमेंट किया बहुत अच्छा लगा, जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया तो भाई आप लोग भी कमेंट किया कीजिए, क्योंकि तैयारी तो सभी लोगों को करनी है ना। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ हम पूछते हैं, जो क्वेश्चन हम करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहने का मतलब ये हो जाता है, जो क्वेश्चन करते हैं वो तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो पॉइंट्स हम बताते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप नोट डाउन भी करते चला कीजिए। प्लस जो हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, इससे आपकी तैयारी क्या होगी, मजबूत होगी। तो हमने आज जो आप लोगों से क्वेश्चन किया है कि जो विटामिन डी है वो सबसे ज़्यादा किससे हमें प्राप्त होती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो लेमार्क हैं, डार्विन है, हुगो डे व्रीज हैं, टांसले हैं। तो प्राकृतिक वर्ण, देखिए ट्रिक्स है, मतलब चीज़ों को ऐसे समझिए कि कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। तो
प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, वर्ण में भी आपका वाह आया है, उद्भव में भी वाह आया है और डार्विन में भी आपका वाह आया है। यानी प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक डार्विन हो जाते हैं। और ये प्रकाशित कब हुई, अगर हम प्रकाशित वर्ष की बात करें तो 1800 आपका 59 हो जाता है, यानी 1859 हो जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। कल के सेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया और आज के भी सेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, यानी इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि सभी दिवस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपका एक दिवस आया तो आप उसी को रट लें और बाकी आप दिवस को छोड़ दें। यानी इससे मतलब ये मतलब निकलता है कि अगर एक क्वेश्चन आपसे दिवस के बारे में पूछा गया है तो जितने दिवस हैं आपको रटने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे अगला जब अब यानी एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है दूसरा आपसे दिवस ही के बारे में पूछे लेकिन कोई और दिवस पूछ ले, ऐसा भी तो होता है ना। तो यानी 23 सितंबर तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हो जाता है, 23 सितंबर की बात कर रहे हैं। 1 जून तो विश्व दुग्ध दिवस हो जाता है और 11 जुलाई क्या हो जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस हो जाता है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या हो जाता है, तो विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को मनाया ही जाता है और 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। और 1 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप और ले लीजिए, क्योंकि एक तो विटामिन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन दे दिया आपको और एक क्वेश्चन आपका है कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा। विद्युत धारा का मात्रक है, कूलाम है, वोल्ट है, सेकेंड है, एम्पियर है। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका क्या हो जाता है, तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर हो जाता है। क्या हो जाता है, तो एम्पियर हो जाता है। उसके बाद है चुंबकीय पदार्थ हैं, तो निकिल है, लोहा है, कोबाल्ट है, सोना है। कौन है चुंबकीय पदार्थ, तो आप देखिए ऐसे ही आप इस पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि चुंबक जो अपनी तरफ आकर्षित जिसको कर लेता है तो वो किसको कर लेता है, तो लोहे को कर लेता है। तो यहाँ पे आपका आंसर तो लोहा ही होगा ना, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो डोलोमाइट Hg का है, Mg का है, Mn का है, Zn का है। तो डोलोमाइट जो आपका हो जाता है अयस्क वो Mg का हो जाता है। उसके बाद है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, तो धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों आवेश, कोई आवेश नहीं। तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जो आवेश आ जाता है वो होता है धन आवेश हो जाता है। क्या हो जाता है, तो धनावेश हो जाता है। और आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, तो आयनिक त्रिज्या घटती जाती है या सुचालकता घटती जाती है, घनत्व घटता जाता है, धात्विकता बढ़ती जाती है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, यानी आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो धात्विकता है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई लाइक करने के लिए आपसे कहना पड़ता है, लाइक आप लोग अपने आप से ही कर दिया कीजिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना, बस एक टच किया फटाक से और हो गया, ऐसा तो नहीं है कि बहुत टाइम लगता है। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम बताएं, तो लाल रुधिर कणिका या प्लेटलेट्स या श्वेत रुधिर कणिका या इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर का थक्का बनाने वाली जो कणिका हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है प्लेटलेट्स। क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स, यानी कि जो बा ऑप्शन है वो राइट है। और इसमें आपका हो जाता है जो प्लेटलेट्स होता है उसको और क्या कहते हैं और किस नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भाई कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको क्या करता है, घुमा देता है। और जब घुमा देता है तो क्वेश्चन हम जानते होते हैं उसका आंसर, यानी हम जानते होते हैं, फिर भी हमसे क्या होती हैं, हमसे हो जाती हैं गलतियाँ। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर थ्रोम्बोसाइट्स आ जाए तब भी वही आंसर आपको लगाना है, प्लेटलेट्स आ जाए तब भी आपको क्या करना है, वही आंसर आपको लगाना है। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया, तो किसने किया, देखिए प्राकृतिक चयनवाद तो डार्विन द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, जगदीश चंद्र बोस द्वारा, ये लेमार्क द्वारा। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, तो प्राकृतिक चयनवाद तो हो जाता है डार्विन द्वारा। किसके द्वारा, तो डार्विन द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है।
और कुछ क्वेश्चन आपके रह रहे हैं आज की सीरीज़ में, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं लेकर आए हैं। क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि ज़्यादा लॉन्ग होता है तो आधी आज देख लेंगे, फिर देख लेंगे और उसके बाद में चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती, कुछ स्किप करके कुछ लोग देखते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है। क्योंकि चीज़ें सभी समझ में आनी चाहिए, सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा छोटा ही क्लास लेकर हम आज आए हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में सांद्रण विधि नहीं है। देखिए, नहीं जो क्वेश्चन होता है जिसमें नेगेटिव पूछते हैं तो उसको बड़ी ध्यान से करना होता है। कैसे करना होता है? जैसे जो सही है वो तो गलत होगा, लेकिन जो गलत होगा वही आपका सही होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं पे ध्यान ना देकर जो सही होता है उसी पर टिक कर देते हैं, तो सही तो पूछा ही नहीं गया, पॉजिटिव में तो पूछा ही नहीं गया। जब नेगेटिव पूछ रहे हैं तो आंसर तो आप नेगेटिव में ही देंगे ना। तो निम्नलिखित में सांद्रण विधि नहीं है, तो फैन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो जो निस्तापन विधि हो जाती है वो नहीं है, बाकी तो ये सारी विधियां हैं। अब जब हैं तो ये सही हैं, और सही होते हुए भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो पूछा ही नहीं गया है, और एक इसमें नहीं है तो यही आपका सही है, इस क्योंकि नेगेटिव ही पूछा गया है। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? तो समुदाय बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, जीवोम बनता है, खाद्य जाल बनता है। तो वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध, जैसे एक वातावरण है भाई, हम जहाँ पे रह रहे हैं तो क्या है, हम एक वातावरण है ना, उसी में तो हम ढले हुए हैं, और जो ढलना होता है वो अनुकूलन होता है। जैसे जहाँ पे जैसा माहौल होता है उसके अनुकूल ढलना होता है, जैसे जहाँ का मौसम होता है उसके अनुकूल ढलना होता है। अगर वो बंदा हो या वो जानवर हो या कोई भी हो, अगर वो उसके अनुकूल नहीं ढल पाया, यानी वो नहीं रह पाएगा, यानी वो जीवित ही नहीं रह पाएगा, है ना। तो यानी क्या है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। आपका ये बा ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, अब आपका देखिए क्वेश्चन है, लास्ट थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो कार्बन की या सिलिकॉन की या जर्मेनियम की या बोरोन की, कौन सी है? तो आपका हो जाता है, कौन सा हो जाता है? तो कार्बन की हो जाती है। कौन सी? तो कार्बन की, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और आज की सीरीज़ का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का, लेड का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का। तो इसमें आपका लेड यानी सीसा जो हो जाता है वो आपका राइट आंसर है, यानी गैलेना जो धातु है उसका अयस्क क्या है? लेड हो जाता है। और निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। तो आंसर पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चीज़ें पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसके आंसर पर चलते हैं। दिष्ट धारा, दिष्ट धारा को पहले हम समझ लेते हैं। जो दिष्ट धारा है ना वो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, यानी क्या होती है? हमेशा एक ही दिशा में वो क्या करती है? बहती है। जैसे बैटरी होती है, बैटरी या सेल में चलने वाले उपकरण, जैसे अब टॉर्च में क्या है? बैटरी डाली जाती है ना, तो उसमें जैसे उससे चलने वाले जो उपकरण है, तो टॉर्च में क्या होता है? सेल डाली जाती है। तो बैटरी या सेल में चलने वाले उपकरण जैसे टॉर्च हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है? तो ये दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाता है? तो टॉर्च हो जाता है। तो ये आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर आपका जो आज का सेशन है वो होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टडी को कंटिन्यू करें, जो चीज़ें बताई है उसको नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होता है? एक बहुत अच्छा आपके पास कलेक्शन बन के तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। फिर एग्ज़ाम के टाइम आप लोग जब रिवीजन करने बैठेंगे, क्योंकि बिना रिवीजन, कहते नहीं करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, यानी जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करते रहेंगे तो चीज़ें आपको इतनी याद हो जाएंगी, इतनी याद हो जाएंगी कि आप दूसरों को पढ़ाने लगेंगे, है ना। तो वही चीज़ आ जाती है, करत करत अभ्यास और जड़मत हो तो सुजान। तो आप लोग अभ्यास करने के लिए क्या करेंगे? आपको नोट्स बनाने रहेंगे, और नोट्स कैसे बनाने रहेंगे? तो हैंड राइटिंग नोट्स बनाने रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। नोट्स वो बेहतर होते हैं जो आप अपने हाथों से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, आपने
अपना माइंड लगाया है। सबसे बड़ी बात, आपने लिखा है, आपको पता है हमने कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखी है, और क्योंकि उसको क्या करना रहता है, बाद में सिर्फ थोड़ी सी नज़र आप डालेंगे उस पर और आपकी वो चीज़ फिर से याद आ जाएगी, है ना। बाकी तो आपके पास इतना कलेक्शन होगा, इतनी किताबें रखी होंगी कि कुछ कहने को नहीं। लेकिन किताबें सिर्फ रखने से काम नहीं चलता है, जब तक उनको पढ़ा ना जाए, है ना। तो वही हाल नोट्स का है, हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आप उनको ना पढ़ें, वो आपके मोबाइल में पढ़े या आपने उनका प्रिंट निकलवा लिया तब भी वो रखें, तो वो किसके बराबर है, वो रद्दी के बराबर होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग नोट्स बनाएं, अच्छे से तैयारी करें, और मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक थैंक यू।